गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ओम क्लासेस पीसीएम वाले में। और आज हम लोग फिर से हीट ट्रीटमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। और हीट ट्रीटमेंट चैप्टर में मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हमने पहले ट्रू फॉल्स किया, सही और गलत पढ़ा पहले हम लोगों ने। फिर अब मैंने फिल इन द ब्लैंक्स कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको अच्छे से समझ के उनके आंसर को हम बताएंगे आपको और क्वेश्चन को भी समझाते हैं। तो बेटा देखिएगा, हीट ट्रीटमेंट का ये फिल इन द ब्लैंक्स एक हो चुका है जिसको मैं पढ़ता हूँ फिर से। आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया था, ऊष्मा उपचार विधि द्वारा धातु की आंतरिक बनावट में परिवर्तन करके डैश गुणों में परिवर्तन किया जाता है। तो धातुओं के आंतरिक बनावट में, किसी धातु के आंतरिक बनावट में परिवर्तन करके क्या क्या उसका क्या बदल जाता है, उसका यांत्रिक गुण बदल जाता है। यह इसका फिल इन द ब्लैंक्स का क्या था, यांत्रिक गुण बदल जाता है। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन ये कर लिया था और सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने रखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, वह ताप जिस पर गर्म किए जाने पर उसके अंदर की बनावट में परिवर्तन होने लगता है, उसे डैश तापमान कहते हैं। देखो बेटा ध्यान से आपको सोचिए, वह ताप जिस पर कोई धातु के आंतरिक बनावट में परिवर्तन होने लगता है उस ताप को क्या कहते हैं, उस ताप को क्या कहते हैं। देखिए तो क्वेश्चन में लिखवाया है, उस ताप को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रांतिक क्रिटिकल टेम्परेचर नाम से कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। हिंदी में क्रांतिक ताप और इंग्लिश में क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, धातु की भंगुरता दूर करने के लिए डैश ऊष्मा उपचार किया जाता है। किसी धातु की भंगुरता दूर करनी है, कोई धातु के भंगुर हो जाना, भंगुर होने का मतलब उसको गर्म से क्विंचिंग, जो धातु है उसके अंदर कास्ट आयरन जो भंगुर होता है, तो उसकी भंगुरता अगर है तो उस भंगुरता को दूर करने का प्रोसेस क्या कहलाता है। किसी धातु की भंगुरता दूर करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऊष्मा उपचार की ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं, तो इसको नॉर्मलाइजिंग कहा जाता है। क्या बेटा आपको पढ़ाया भी था, किसी धातु की भंगुरता को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होता है। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस से किसी धातु की भंगुरता को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है। तो धातु की भंगुरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग लिखेंगे धातु की भंगुरता को दूर करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। तो यह आपका एकदम सटीक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बढ़ते हैं बेटा, धातु को डक्टाइल बनाने के लिए, धातु को नर्म तथा डक्टाइल बनाने के लिए ऊष्मा उपचार किया जाता है। किसी धातु को डक्टाइल बनाने के लिए, किसी धातु को नर्म तथा डक्टाइल बनाने के लिए, देखिएगा डक्टाइल का मतलब उसका पतले पतले तार बनाए जाए, मैंने पढ़ा था ना। तो किसी धातु को किसी धातु को डक्टाइल बनाने के लिए, नर्म तथा डक्टाइल बनाने के लिए ऊष्मा उपचार की, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट की कौन सी प्रोसेस की जाती है, तो वो बेटा होती है एनलिंग प्रोसेस की जाती है। एनलिंग क्या लिखेंगे, एनलिंग प्रोसेस के द्वारा किसी धातु की डक्टाइल बनाने के लिए एनलिंग प्रोसेस से की मदद ली जाती है। तो एनलिंग प्रोसेस की मदद से किसी धातु की डक्टाइल और नरम चीज को बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, देखिएगा, समझते हैं हम लोग। अच्छा देखिए बेटा, टूल की हार्डनिंग दूर करने के लिए ऊष्मा उपचार किया जाता है। टूल की हार्डनिंग, ठीक है,
टूल है, टूल की हार्डनिंग दूर करने के लिए डैश उष्मा उपचार किया जाता है। किसी टूल की हार्डनिंग दूर करने के लिए उष्मा उपचार किया जाता है। कौन सा उष्मा उपचार किया जाता है? ठीक है, किसी टूल की हार्डनिंग दूर करने के लिए कौन सी उष्मा उपचार किया जाता है? प्यारे बच्चों, फिर से क्वेश्चन, किसी टूल की हार्डनिंग दूर करने के लिए कौन सी उष्मा उपचार की विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें होता है टेम्परिंग। टेम्परिंग, TEMPRING, किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो TEMPRING, टेम्परिंग। टेम्परिंग विधि द्वारा टूल की हार्डनिंग दूर करने के लिए हम टेम्परिंग विधि का प्रयोग करते हैं। टूल की हार्डनिंग दूर करने के लिए हम टेम्परिंग विधि का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, फिर से देखो, टूल की हार्डनिंग दूर करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? टूल की हार्डनिंग दूर करने के लिए हम टेम्परिंग विधि का प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते समय इतना उत्साह वर्जन के साथ आप मेरे क्लास को अटेंड कर रहे हो और लाइक कर रहे हो, शेयर करो, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ओम क्लासेस पीसीएम वाले पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते हुए आगे मौज से पढ़ते रहिए। और आपके पास एक और अच्छा सा फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि टूल की हार्डनिंग दूर करने के लिए उष्मा उपचार की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो टेम्परिंग विधि द्वारा उष्मा उपचार की विधि वो है टेम्परिंग उष्मा उपचार की विधि का प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा, उच्च तापमान वाली धातु को शीघ्रता से ठंडा करने की विधि कहलाती है। उच्च तापमान वाली धातु को तुरंत ही ठंडा करने की विधि को क्या कहा जाता है? देखो बेटा, कोई धातु बहुत ही उच्च तापमान पर है। जब कोई धातु बहुत ही उच्च तापमान पर है तो किसी धातु के उच्च तापमान को उच्च तापमान को तुरंत ठंडा करना है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्विंचिंग प्रोसेस के द्वारा वो तुरंत ही ठंडा हो जाता है। तो क्विंचिंग विधि द्वारा उसको हम तुरंत ठंडा कर लेते हैं। तो बेटा, हमारे पास ये इन तरह के फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब आपके पास ऑब्जेक्टिव आएंगे, 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से एक सही होगा और एक गलत होगा। तो फिल इन द ब्लैंक के बाद ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं आप लोग। 4 ऑप्शन रहेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा देखिएगा क्या है। पहला पढ़ते हैं बेटा, आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है, तो भाई पहला क्वेश्चन पढ़ दिया जाए। इस्पात के गुणों को, ठीक है बेटा, इस्पात के गुणों को उपयुक्त ऊष्मा उपचार प्रक्रिया के द्वारा बदल दिया जाता है। कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है जो स्टील के घिसन प्रतिरोध के वृद्धि के लिए उपयुक्त है? वो कौन सी प्रोसेस है जो स्टील के घिसने के वृद्धि के लिए प्रयुक्त है? तो देखिए बेटा, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन कह रहा है कि इस्पात के गुणों को उपयुक्त ऊष्मा उपचार प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है। कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है जो स्टील के घिसने के प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त होता है? वो कौन सा प्रोसेस होता है स्टील के वृद्धि करने के लिए उपयुक्त होता है? तो देखो, फिर से एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, लिया जाता है क्वेश्चन कि वह कौन सा प्रोसेस है जिससे स्टील हमारा है, जो स्टील है उसके वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है। तो प्रोसेस को समझेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे अच्छे से। क्या है फिर से, इस्पात के गुणों को उपयुक्त ऊष्मा उपचार प्रक्रिया के द्वारा, इस्पात मतलब हो गया हमारा इस्पात है, इस्पात के गुणों को उपयुक्त ऊष्मा उपचार प्रक्रिया के द्वारा बदल लिया जाता है। कौन सी
ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है जो स्टील के घिसने प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त है? नंबर 1 आपके पास ऑप्शन है हार्डनिंग, नंबर 2 टेम्परिंग, नंबर 3 एनलिंग, नंबर 4 नॉर्मलाइजिंग। देखिए नॉर्मलाइजिंग तो बेटा आपको पहले ही पढ़ाया। नॉर्मलाइजिंग का प्रयोग होता है जब कोई धातु भंगुरता दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग का प्रयोग होता है। एनलिंग धातु नरम और डक्टाइल हो तो के लिए प्रयोग होता है। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर टेम्परिंग के लिए मैंने बताया जब कोई धातु टूल या टूल की हार्डनिंग दूर करने के लिए टेम्परिंग का प्रयोग होता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? टूल के हार्डनिंग दूर करने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं और हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। इसका नाम है हार्डनिंग। ठीक है, तो हार्डनिंग के द्वारा ये चीज दूर हो सकता है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन हमने लिया कि इस्पात के गुणों के द्वारा उपयुक्त ऊष्मा उपचार प्रक्रिया के द्वारा बदल लिया जाता है। कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है जो स्टील के घिसने प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त है? तो हार्डनिंग द्वारा ये दूर हो जाएगा। एक बात क्लियर हो गया कि हार्डनिंग मेथड के द्वारा ये दूर हो जाएगा। दूसरी बात आती है क्या? अब ये हार्डनिंग हो गया, पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। लोहे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा ना आ जाए पैसे वापस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? लोहे को मृदुल बनाने के लिए बेटा एकदम आएंगे, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, लोहे को मृदुल बनाने के लिए किस तापचर विधि की आवश्यकता होती है? लोहे को मृदुल बनाना है, अगर कोई लोहा है उसको मृदुल बनाने की कौन से तापचर की प्रक्रिया लिया जाता है? नंबर 1 सामान्यकरण, तापानुशीलतन, नंबर 3 टेम्परिंग, नंबर 4 हार्डनिंग। तो बेटा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए इसमें तापानुशीलता का प्रयोग किया जाता है। लोहे को मृदुल बनाने के लिए तापानुशीलता तापानुशीलतन ये प्रयोग किया जाता है। लोहे को मृदुल बनाने के लिए तापानुशीलतन का प्रयोग किया जाता है। लोहे को मृदुल बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो लोहे को मृदुल बनाने के लिए तापानुशीलतन विधि का प्रयोग किया जाता है। धातु को ऊष्मा उपचार किस लिए किया जाता है? किसी धातु को ऊष्मा उपचार किस लिए किया जाता है? नंबर एक पहली बात मशीन क्षमता सुधारने के लिए। नंबर 2 घिसने से प्रतिरोधी बनाने के लिए। नंबर 3 प्रतिबलों को दूर करने के लिए। नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। तो ये तो भाई सबसे सरल क्वेश्चन है। किसी धातु को अगर ऊष्मा उपचार बनाने के लिए कौन से, तो मैंने लैंग्वेज में पहले ही बताया था, आप इंट्रोडक्शन में पढ़े होंगे कि धातु को ऊष्मा उपचार से बनाने के लिए इन सभी मेथडों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 मशीन क्षमता सुधारने के लिए। नंबर 2 घिसन प्रतिरोधी बनाने के लिए। नंबर 3 प्रतिबल को दूर करने के लिए। और उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई बेटा ना समझ में आ रहा हो फिर से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल है ओम क्लासेस पीसीएम वाले, पर आप लोग डाल के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं दोबारा से। कहीं पे भी कोई क्वेश्चन पे डाउट होता हो तो बताते हैं। ठीक है, और 110% ये क्वेश्चन सही है और आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा वह तापमान जिस पर ऑस्टेनाइट का पूर्ण निर्माण हो जाता है कहलाता है। वह तापमान जिस पर ऑस्टेनाइट का पूर्ण निर्माण क्या कहलाता है?
ठीक है, वह तापमान जिस पर ऑस्टेनाइड का पूर्ण निर्माण कहलाता है। क्वथनांक तापमान, गलनांक तापमान, निम्न कृत्रिम तापमान या उच्च कृत्रिम तापमान। तो वह तापमान जैसे ऑस्टेनाइड का पूर्ण निर्माण हो जाता है। तो देखो पूर्ण निर्माण का जब मैंने बताया था, पूर्ण निर्माण जब हो जाता है तो वो क्रांतिक तापमान कहलाता है और उसको क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। और यहाँ पे लिखा उच्च क्रिटिकल तापमान, तो उच्च क्रिटिकल टेम्परेचर। और यहाँ पे और सब निम्न नहीं, उच्च क्रिटिकल टेम्परेचर। गलनांक का तो कोई मतलब ही नहीं है, पहला क्वथनांक तो अपना हट रहा नहीं, सीधे चौथा है उच्च क्रिटिकल टेम्परेचर। उच्च क्रिटिकल टेम्परेचर, उच्च क्रिटिकल टेम्परेचर के द्वारा किया जाता है बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा। उच्च क्रिटिकल टेम्परेचर के द्वारा ये मेथड हम लोग अपना लेते हैं। अच्छा, अब आता है अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। देखिएगा, कहता है किसी मशीन में आंतरिक विकृति व भंगुरता को दूर कर समान स्थिति में लाने के लिए की प्रक्रिया कहलाती है। किसी मशीनी भाग में, देखिए ध्यान से क्वेश्चन थोड़ा सा, किसी मशीनी भाग में आंतरिक विकृति व भंगुरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ली जाती है। नंबर 1 एनेलिंग प्रक्रिया, नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया, टेम्परिंग प्रक्रिया या केस हैंडलिंग प्रक्रिया। तो आंसर नंबर विकृति और भंगुरता को दूर करने के लिए हम लोग एनेलिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। विकृति और भंगुरता को दूर करने के लिए बेटा हम लोग विकृति और भंगुरता को दूर करने के लिए हम लोग एनेलिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। फिर से देख लीजिए, किसी मशीनी भाग में आंतरिक विकृति व भंगुरता को दूर कर समान स्थिति में लाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो उसे हम एनेलिंग प्रोसेस कहते हैं। एनेलिंग प्रोसेस के द्वारा ये पॉसिबल होता है। तो देख लीजिए बेटा, क्या कौन सा प्रोसेस होता है। तो एनेलिंग प्रोसेस के द्वारा ये पॉसिबल होता है। एनेलिंग प्रोसेस के द्वारा हम इसको इस मेथड के द्वारा हम इसे पॉसिबिलिटी कर पाते हैं, ये प्रयोग हम कर पाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब आता है स्टील धातु के भागों को मशीनिंग करने के लिए। स्टील धातु के भाग को, अगर स्टील का धातु का भाग है उसको मशीनिंग करने के लिए अधिक नर्म व तन्य बनाए जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है जो स्टील धातु के भाग को मशीनिंग करने के लिए अधिक नर्म व तन्य बनाए जाने के लिए प्रयोग की कहलाती है। नंबर 1 नॉर्मलाइजिंग, नंबर 2 केस हैंडलिंग, नंबर 3 एनेलिंग, नंबर 4 टेम्परिंग। तो बेटा फिर से इसका ऑप्शन होगा, इसका रिजल्ट होगा, इसका हमारा 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि स्टील धातु के भाग को अधिक नर्म, पहले वाले में भी नर्म था, नर्म और तन्य बनाए रखने के लिए, नर्म और तन्य बनाए रखने के लिए कौन सी मशीनिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को एक बार और लेता हूँ, रिपीट करता हूँ, सुनिएगा। और देखिए मैंने क्वेश्चन को बोल बोल के बोला है, आपको मैंने क्वेश्चन रिटर्न नहीं दिया बेटा, ठीक है, टाइम वेस्ट होता। मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, बस आप मेरी ऑडियो सुनिएगा और ऑडियो सुन को क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और लिखने के बाद आंसर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलिएगा फिर से, स्टील धातु के भागों को मशीनिंग करने के लिए अधिक नर्म व तन्य बनाए जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। नंबर 1 नॉर्मलाइजिंग, केस हैंडलिंग, एनेलिंग या टेम्परिंग। तो बेटा इसका आंसर आप
के पास आता है आपकी स्क्रीन पर एनिलिंग, क्या होगा इसका भी आंसर तुरंत वही होगा जो पुराना वाला था। एनिलिंग प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। फिर से दोबारा है एनिलिंग प्रोसेस का। एनिलिंग प्रोसेस के द्वारा विकृति और भंगुरता को दूर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है और स्टील को धातु को अधिक नरम व तन्य बनाए रखने के लिए भी एनिलिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, और एनिलिंग प्रोसेस क्या है मैं आपको समझाया हूँ। अच्छा, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नॉर्मलाइजिंग विधि में स्टील को किस तापक्रम पर गर्म किया जाता है? बेटा बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नॉर्मलाइजिंग विधि में किस तापमान पर स्टील को गर्म किया जाता है? नंबर 1 क्रांतिक ताप से, क्रांतिक तापमान 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्रांतिक तापमान 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्रांतिक तापमान 70 से 80 से कम डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्रांतिक तापमान 40 से 60 से अधिक पर, क्रांतिक तापमान 40 से 60 कम पर। तो आंसर है, मैंने ये पढ़ाया है आपको, तो नंबर तीसरा सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी सही है। 40 डिग्री से 60 डिग्री अधिक पर, 40 डिग्री से 60 डिग्री अधिक पर, 40 डिग्री से 60 डिग्री अधिक पर यह किया जाता है। फिर से सुन लीजिएगा, नॉर्मलाइजिंग विधि में स्टील को, नॉर्मलाइजिंग विधि में, नॉर्मलाइजिंग विधि में स्टील को किस तापमान पर, स्टील को किस तापमान या तापक्रम पर गर्म किया जाता है? तो याद रखिए, कहीं नहीं जाना है, 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर तापमान पर, 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तापमान पर, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आता है। ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पुट अप करते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा देखिए बेटा, अब क्या है क्वेश्चन, कहता है, क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कठोरता बनाए रखने हेतु भंगुरता दूर करने को कहा जाता है। बहुत देखिए किस तरह क्वेश्चन को घुमा रहे हैं, वहीं पे इर्द गिर्द में आंसर छुपा है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कठोरता बनाए रखते हुए, किसी वस्तु की कठोरता बनाए रखते हुए भंगुरता दूर करने को कहा जाता है। नंबर 1 केस हैंडलिंग, नंबर 2 एनिलिंग, नंबर 3 टेम्परिंग, नंबर 4 नॉर्मलाइजिंग। बेटा आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको फिर से आपके पास ABCD में आपको चुनना है। ठीक है, केस हैंडलिंग, एनिलिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग। केस हैंडलिंग, एनिलिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग। वह कौन सी विधि है, किसी वस्तु की कठोरता बनाए रखते हुए भंगुरता को दूर करने, किसी वस्तु की कठोरता को बनाए रखते हुए भंगुरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सुनिएगा, आप लोगों को टेम्परिंग मेथड का प्रयोग करना पड़ता है। किस विधि द्वारा दूर किया जाता है इस चीज को? तो टेम्परिंग मेथड के द्वारा कठोरता, किसी वस्तु की कठोरता बनाए रखते हुए भंगुरता को दूर करने के लिए हमें टेम्परिंग विधि का प्रयोग करना पड़ता है, टेम्परिंग विधि का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ तक बेटा समझ में आ रहा होगा कि टेम्परिंग मेथड के द्वारा हम इसको दूर कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा सुन के। पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा गुण नॉर्मलाइजिंग के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है? अच्छा, मैं आपके पास 4 ऑप्शन दूंगा, आपको वो बताना है निम्न में से कौन सा गुण नॉर्मलाइजिंग के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नंबर 1 तनाव सामर्थ्य, नंबर 2 प्रतिबल दूर करना, नंबर 3 शक्तिशाली
ग्रेन साइज, शक्तिशाली ग्रेन साइज। नंबर 4, सब ऊपरी सतह कठोरता प्राप्त करना। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा गुण नॉर्मलाइजिंग के द्वारा नहीं प्राप्त किया जाता है? नॉर्मलाइजिंग के द्वारा प्राप्त ना करने वाला गुण कौन सा होगा? नंबर 1, तनाव सामर्थ्य। नंबर 2, प्रतिबल दूर करना। नंबर 3, शक्तिशाली ग्रेन साइज। नंबर 4, उपयुक्त तथा कठोर प्राप्त करना। तो ये आपके पास 4 मैंने ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में से एक ऑप्शन सही है। तो देखें, ऑप्शन नंबर डी, नंबर 1 की ऊपरी सतह कठोरता प्राप्त करना। ऊपरी सतह को कठोरता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऊपर में के 3 सही है। तनाव सामर्थ्य हम प्राप्त किया जा सकता है, प्रतिबल दूर करना भी हो जाता है, शक्तिशाली ग्रेन साइज बन जाते हैं, लेकिन ऊपरी सतह कठोरता प्राप्त नहीं करना। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऊपरी सतह कठोरता प्राप्त करना। क्वेश्चन एक बार रिपीट फिर से कर दूंगा आपके लिए। देखिए किसका ऑप्शन, क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा गुण नॉर्मलाइजिंग के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? नॉर्मलाइजिंग के द्वारा कौन सा गुण प्राप्त नहीं किया जा सकता है बेटा? तो वह कौन सा गुण है जो नॉर्मलाइजिंग के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो तनाव सामर्थ्य, प्रतिबल दूर करना, शक्तिशाली ग्रेन साइज, ऊपरी सतह कठोर प्राप्त कराना। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा कि हम उसकी ऊपरी सतह को कठोर प्राप्त नहीं करा पाते हैं। नॉर्मलाइजिंग विधि द्वारा ऊपरी सतह कठोरता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपके पास 10वां क्वेश्चन है। अगर आप ऑब्जेक्टिव देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आ रहा है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया किस हार्डनिंग से संबंध नहीं रखती है? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया किस हार्डनिंग से संबंधित नहीं रखती है? नंबर 1, हार्डनिंग के कई पार्ट थे बेटा, पढ़ा था मैंने। हार्डनिंग के कई पार्ट थे, उसी पार्ट्स में से कौन सा वो पार्ट्स है जो संबंध नहीं रखता है? नंबर 1, नाइट्राइडिंग। नंबर 2, सेराडाइजिंग। नंबर 3, साइनाडाइजिंग। नंबर 4, कार्बाराइजिंग। ठीक है, तो नंबर बी जो है सेराडाइजिंग कुछ होता ही नहीं है बेटा। सेराडाइजिंग कुछ नहीं होता है। नॉर्माडाइजिंग, साइनाडाइजिंग और कार्बाडाइजिंग होते हैं और सेराडाइजिंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रॉन्ग है। क्या है? सेराडाइजिंग लिख के बोल रहे हैं। सेराडाइजिंग नाम का कोई चीज है नहीं। जो विधि है, विधि के अनुसार सेराडाइजिंग नहीं है बेटा। तो हमारे ऑप्शन के लिए हमारे पास 3 मिल गए। नॉर्माडाइजिंग वह निम्न में से कौन सी प्रक्रिया किस हार्डनिंग से संबंध नहीं रखती है? वो कौन सा हार्डनिंग से संबंधित नहीं रखती है? तो वो आ जाएगा बेटा, सीधा सा ऑप्शन है नॉर्माडाइजिंग, सेराडाइजिंग, साइब्रेडाइजिंग, कार्बाडाइजिंग। तो हमारा आंसर रहेगा सेराडाइजिंग। ठीक है, क्या ऑप्शन रहेगा? सेराडाइजिंग। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे से क्लास ले रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, जो बच्चे इस पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ओम क्लासेस पीसीएम वाले। ठीक है, ओम क्लासेस पीसीएम वाले। बहुत अच्छा लग रहा है क्लास लेते हुए। बच्चों के सपोर्ट, आप लोगों के सपोर्ट से क्वेश्चंस आप लोग करें और बहुत अच्छे नंबर से आप लोगों का रिजल्ट आए। ठीक है बेटा, हाँ। और अब कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें क्या देखेंगे बेटा आप? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो है बोलता हूं
उसको आप लोग जरूर तैयार कर लें एग्जाम के लिए, जो एनसीवीटी में आए हुए हैं और एनसीवीटी या किसी भी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेट आप हैं तो शॉर्ट आंसर SHORT शॉर्ट क्वेश्चन इसके आंसर आप खुद ढूंढेंगे, क्योंकि इसके आंसर मैंने ऑलरेडी आपको पूरा लेक्चर समझाया है, उस लेक्चर के अंदर इसके आंसर छिपे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, ऊष्मा उपचार की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से लिख लीजिए, ऊष्मा उपचार की व्याख्या कीजिए। ऊष्मा उपचार की व्याख्या कीजिए। नंबर 2 बेटा आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 2, हार्डनिंग तथा टेम्परिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। हार्डनिंग तथा टेम्परिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। गुड, नोट कर लिया होगा बेटा आप लोगों ने, हार्डनिंग तथा टेम्परिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। गुड, अब है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। धातु का एनलिंग और हार्डनिंग में टिप्पणी कीजिए। धातु का एनलिंग और हार्डनिंग क्या कहलाता है, आप इस पे एनलिंग और हार्डनिंग के बारे में समझाएंगे। किसी धातु का एनलिंग और हार्डनिंग से क्या संबंध है, नॉर्मलाइजिंग तथा हार्डनिंग के बारे में बताइए। नॉर्मलाइजिंग तथा हार्डनिंग के बारे में टिप्पणी लिखिए। अब कुछ है पार्ट्स हैं, उनके बारे में आपको टिप्पणी लिखकर कई बार आया हुआ है। एनलिंग किसे कहते हैं, हार्डनिंग किसे कहते हैं, नॉर्मलाइजिंग किसे कहते हैं, कोलोराइजिंग किसे कहते हैं और केस हाइड्रिंग किसे कहते हैं। नंबर 1 एनलिंग के बारे में लिखना है। नंबर 2 हार्डनिंग के बारे में लिखना है। नंबर 3 नॉर्मलाइजिंग के बारे में लिखना है। नंबर 4 कोलोराइजिंग के बारे में लिखना है। नंबर 5 केस हार्डनिंग के बारे में लिखना है। तो 1 2 3 4 5 के बारे में लिखना है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको खुद ढूंढ के बुक से, कहीं से भी, नेट से, बुक से, एनीवेयर मैंने समझाया हुआ लेक्चर में। आप लेक्चर को अगर अच्छे से समझोगे तो आप लेक्चर के द्वारा ही समझ जाएंगे और उनको कंठस्थ करें, तैयार करें, मतलब याद करें। कंठस्थ संस्कृत है, शब्दों को घुमा कर नहीं, एक जगह मोड़ के मरोड़ के तैयार करके इकट्ठा करना है। और आगे बताते हैं आपको फिर से कि वो क्वेश्चन क्या क्या मैंने आपसे पूछा है फटाफट। नंबर 1 ऊष्मा उपचार की व्याख्या कीजिए। नंबर 2 हार्डनिंग तथा टेम्परिंग में अंतर लिखिए। नंबर 3 टिप्पणी लिखना है, संक्षिप्त में टिप्पणी देनी है इस पर। धातु के एनलिंग और हार्डनिंग से क्या तात्पर्य है, नॉर्मलाइजिंग तथा हार्डनिंग से क्या तात्पर्य है। पांचवी चीज है एनलिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, कोलोराइजिंग। एनलिंग किसे कहते हैं, हार्डनिंग किसे कहते हैं, नॉर्मलाइजिंग किसे कहते हैं, कोलोराइजिंग किसे कहते हैं, केस हार्डनिंग किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। तो इतने टॉपिक कवर आप करते हैं तो आपका ये कोर्स कंप्लीट होता है और ऊष्मा हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार विधि, ऊष्मा उपचार पूरा तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट फ्यूचर। और स्वागत है आप लोगों का, वेलकम भी है हमारे चैनल पर। फिर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करके, ठीक है, चैनल को कमेंट कीजिए। हर पल आपके हर व्यू को हम लोग देखते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। माय चैनल नेम इज ओम क्लासेस PCM वाले। Thank you so much for all students.